नमस्कार दोस्तों कल आरबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक को फाइनली बंद कर दिया, उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। और देखिएगा, इसको फाइनली इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये कोई नया मामला नहीं है। पिछले कुछ सालों से लगातार आप इसके बारे में सुनते आ रहे होंगे। आरबीआई कई बार वार्निंग दे चुकी थी, कही थी कि भाई कंप्लायंस कर लो, नहीं तो ये आपके लाइसेंस रद्द हो जाएंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आप देख सकते हो फाइनली आरबीआई कैंसल्स पेटीएम बैंक लाइसेंस, और फाइनली आरबीआई जो है वो हाई कोर्ट अप्रोच करेगी ताकि ये पूरा जो प्रोसेस है उसको खत्म किया जा सके। इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसके अंदर, मतलब ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आरबीआई को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा, इसका इंपैक्ट क्या होगा। और स्पेशली बहुत से ऐसे पेटीएम यूजर्स हैं, जैसे आप वॉलेट में पैसा डालते हो उसके इस्तेमाल करते हो, या फिर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, ओवरऑल जो ऐप है पेटीएम का, क्या वो भी बंद हो जाएगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। स्टडी आईक्यू पर हम लेकर आए स्किल बेस्ड कोर्स। आज का जमाना अगर आप देखोगे डेटा एनालिटिक्स का है, जनरेटिव एआई का है, तो अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हो स्टडी आईक्यू के साथ, तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है इस वीडियो के एंड में, उसको जरूर देखिएगा। और लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और कोई भी डाउट वाउट होता है तो ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आखिरकार हुआ क्या। कल जो है आरबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए जो बैंकिंग लाइसेंस है पेटीएम पेमेंट बैंक का, ध्यान रखिएगा हम पेमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, राइट। एक तो जो फुल फ्लेज बैंक होता है जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, तो वो हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं, राइट, वो तो बहुत बड़े होते हैं। ये पेमेंट बैंक है जिसके लाइसेंस को रद्द किया गया है, और कहा गया है कि ये पेमेंट बैंक का जितना भी बैंकिंग ऑपरेशंस है उसको इमीडिएट बेसिस पर रोक दिया जाए। और साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी कहा है कि हम हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे ताकि वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स हो सके। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी होता क्या है। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये पेमेंट बैंक है क्या, ये कहां से आ गया। देखो, ये शुरुआत से नहीं थे। 2015 में आरबीआई ये कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ बैंक्स थे। इसके अंदर देखिए कुछ खास फीचर था, दैट इज कि इसमें जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता था बैंक, वो 2 लाख रुपए पर कस्टमर था। इनफैक्ट पहले तो ये 1 ही लाख रुपए था, इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया। अब नॉर्मल बैंक्स में ऐसा थोड़ी होता है। मान लो आपके पास 50 करोड़ रुपए पड़े हों, तो जब आप अपने बैंक जाओगे, एसबीआई, एचडीएफसी, किसी में भी जाओगे, तो बैंक आपसे ये थोड़ी कहेगी कि नहीं, हम इतना आपसे डिपॉजिट नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर लिमिट है कि एक कस्टमर मैक्सिमम अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में 2 लाख रुपए तक ही डाल सकता था। और इसके अंदर कौन सी सुविधाएं थी? सेविंग्स अकाउंट की, वॉलेट सर्विसेज की, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट आप कर सकते थे। क्या नहीं हो सकता था इस बैंक के थ्रू? यहाँ पर लोन्स नहीं दिया जा सकता था। अब देखो, यही सबसे नेगेटिव फीचर भी हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली किसी भी बैंक में आप देखो, जो बैंक होता है वो क्या करता है, यहाँ पर पैसा लेता है कस्टमर से, उनको कुछ इंटरेस्ट देता है, और उसी के बेसिस पर कहीं ना कहीं वो उधार भी देता है उस पैसे को, और जो भी उसका डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पेमेंट बैंक होंगे जितने भी, वो लोन ही नहीं दे सकते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। मतलब उनका पूरा रेवेन्यू मॉडल एक प्रकार से लिमिट हो गया। और कई सारे पेमेंट बैंक आपको मिलेंगे, जैसे एयरटेल वाला हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया। और तो बेसिकली इसको लाया ही इसीलिए गया था ताकि देश में और ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके, जहाँ पर जो लोग हैं वो आपके फुल फ्लेज बैंक में नहीं जाते हैं, वो इस तरह के बैंक के साथ जुड़ सकें। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या था? जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो प्रॉफिट कमाने का जरिया था वो बहुत ही लिमिटेड था, क्योंकि ये लोग लेंडिंग नहीं कर सकते थे। जो ट्रांजैक्शन फीस वगैरह है वही थोड़ा बहुत लगाकर कमा सकते थे। कंप्लायंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा था, तो इसको चलाना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट कई पेमेंट बैंक ऐसे रहे हैं देश के अंदर जो कोशिश तो की है लेकिन वो विफल रहे हैं। वो अपने आप को उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर जो एक्शन लिया है, इसके पीछे का फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क कौन से कानून रूल्स के तहत किया गया है। सबसे पहला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके अंदर सेक्शन 22(4) है। ये आरबीआई को अलाउ करता है कि वो किसी भी बैंकिंग लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। किस कंडीशन में? अगर वो बैंक लाइसेंस के कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करता, रूल्स को फॉलो नहीं करता, अगर बैंक का ऑपरेशन जो है वो डिपॉजिटर्स के लिए खतरनाक हो सकता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए डाला और आरबीआई को लगता है कि ये डर है कि वो 1 लाख रुपए नुकसान चला जा सकता है, तो उसके पहले ही एक्शन ले ले। बैंक का जो मैनेजमेंट है वो अनसाउंड हो गया, वो अच्छे से बैंक को नहीं चला पा रहा है। फिर इसके अलावा सेक्शन 35A भी है। ये आरबीआई को पावर देता है कि
पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी डायरेक्शन वो जारी कर सकता है। फिर सेक्शन 45 भी है जो कि वाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग कंपनी से डील करता है। तो आरबीआई ने कंक्लूड यही किया कि अगर पेटीएम पेमेंट बैंक को कंटिन्यू किया जाता तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होता, यहाँ पर जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो अनसेफ हो जाता। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि आरबीआई ने कैंसिल क्यों किया। देखो, ये जैसा मैंने बताया कि मामला कोई नया नहीं है, पिछले काफ़ी वर्षों से रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ। सबसे पहला तो केवाईसी और एएमएल वायलेशन। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर सिस्टम। आप किसी भी बैंक में अपना खाता वगैरह खुलाते हो, आपने देखा होगा केवाईसी फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें एटलीस्ट पता होता है ना कि ये कस्टमर का ये अकाउंट है, कोई फर्जी अकाउंट तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया आरबीआई के द्वारा कि एक ही जो अकाउंट है उसमें मल्टीपल, मतलब आप समझो कि जैसे सपोज एक कस्टमर है, मैं हूं, अब मेरे ही नाम से 10 अकाउंट खुल रखे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मल्टीपल अकाउंट्स लिंक टू सेम यूजर, अब ये कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा था, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस का खतरा था। तो ये बहुत ही बड़ा ब्रीच हो जाता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स का, और इसीलिए यहाँ पर आरबीआई ने फैसला लिया कि इसको बंद करना ही ठीक रहेगा। फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजी और डेटा गवर्नेंस के इशूज़ थे, मतलब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंट्रोल होना चाहिए था वो नहीं था अच्छे से, जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी ट्रांजैक्शंस की अच्छे से, वो ये लोग नहीं कर पा रहे थे। डेटा इंटीग्रिटी को लेकर सवाल उठ रहा था कि क्योंकि इसमें पेटीएम में देखो, अब तो क्या है, पेटीएम पूरा का पूरा इंडियन ओन हो गया है, लेकिन अभी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट था पहले, और उसमें डर यही था कि क्या डेटा जो है वो चाइना लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पेटीएम तो बहुत बड़ा है ना देश में, हर कोई ऑलमोस्ट इस्तेमाल करता है। तो डिजिटल बैंकिंग के अंदर टेक फेलियर का मतलब ही सिस्टमैटिक रिस्क हो गया। अच्छा, इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फेलियर, मतलब आरबीआई ने ये बताया कि जो बोर्ड है वो अच्छे से निगरानी नहीं कर पा रहा है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इनइफेक्टिव है। तो पॉसिबली, और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। मतलब आप सोच के देखो, पेटीएम पेमेंट बैंक को संभाल कौन रहा था, इसकी पेरेंट कंपनी पेटीएम, मतलब वही इसका ध्यान रख रही है। अब कैसे इंश्योर किया जाएगा कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं बैंक में। मान लो यही लोग घपला कर रहे होंगे तो ये थोड़ी बोलेंगे कि हाँ देखो हमने यहाँ पर गड़बड़ी की है पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर। तो गवर्नेंस एक बहुत ही कोर पिलर है बैंकिंग रेगुलेशन का, और यहाँ पर बार बार नॉन कंप्लायंस हो रहा था। 2022 में आरबीआई ने सीरियस इरेगुलरिटीज़ को आइडेंटिफाई किया था, ये गड़बड़ है। 2024 में नए डिपॉजिट्स और कस्टमर ऑनबोर्डिंग पर बैन लगा दिया था। इनफैक्ट अगर आप इसके शेयर प्राइस को देखोगे ना, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। पेटीएम का जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है वो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड नाम से है, और इनफैक्ट मुझे तो याद है इतने महंगे में शेयर इन्होंने यहाँ पर जारी किए थे। सोच के देखो, 2000 से ऊपर का शेयर था ये जब आईपीओ आया था इसका, एंड उसके बाद तो आज तक कभी वो टच ही नहीं किया। टच तो छोड़िए, ये लगातार गिरता गया और 1000 रुपये के करीब जब आ गया, तब यहाँ पर आरबीआई ने कहा कि अब आप नए कस्टमर्स को नहीं ले सकते। और उसके बाद जिस तरह की गिरावट हुई, लगभग मेरे को याद तो है 300 साढ़े 300 के आसपास ये शेयर चला गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते आज के डेट में जो है वापस 1000 के ऊपर गया है। लेकिन जिस तरह का हाल हुआ है, यू नेवर नो अब यहाँ से क्या होने वाला है शेयर का। तो ये जो इवेंट है ना, उसी से आपको समझ में आएगा शेयर प्राइस को देखते हुए कि क्या हुआ था पेटीएम के अंदर। अच्छा, अब आरबीआई ये क्यों कह रही है कि हम वाइंडिंग अप करेंगे। वाइंडिंग अप का सिंपल अर्थ ये होता है लीगल क्लोजर ऑफ अ बैंक अंडर कोर्ट सुपरविजन। कोर्ट के निगरानी में हम बैंक को क्लोज करेंगे। प्रोसेस क्या होगा, आरबीआई एप्लीकेशन फाइल करेगा हाई कोर्ट के अंदर, कोर्ट एक लिक्विडेटर जो है अपॉइंट करेगा, और लिक्विडेटर यहाँ पर जितने भी एसेट्स हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के उसको कंट्रोल में ले लेगा, लाइबिलिटीज़ को सेटल करेगा, डिपॉजिटर्स को रिपे किया जाएगा, और फाइनली बैंक जो है वो ऑपरेट करना बंद हो जाएगा। अच्छा, इसका कस्टमर्स पर क्या इंपैक्ट आएगा। डिपॉजिटर्स पेटीएम पे, मतलब जिन जिन कस्टमर्स का डिपॉजिटर्स का पैसा पड़ा है पेटीएम बैंक पेमेंट बैंक में, वो अपना पैसा आसानी से निकाल सकते हैं, बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आरबीआई ने भी कंफर्म किया है कि सफिशिएंट फंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस किस पर है, कोई नए डिपॉजिट अब इसमें नहीं आ सकते, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, वॉलेट लोडिंग जो है नहीं हो सकता। मतलब जो पहले से पैसा पड़ा है वो सेफ है, लेकिन जितने भी बाकी के सर्विसेज हैं वो शट डाउन कर दिए गए हैं। और इसकी वजह से होगा क्या कि बहुत से लोगों ने अपने गाड़ियों पर जो फास्टैग लगाते हैं वो पेटीएम पेमेंट बैंक से इशू कराया होगा, तो वो चलना बंद हो जाएगा, वो अफेक्ट हो जाएगा। ऑटो डेबिट, जैसे कि कई लोग अपना बैंक के थ्रू जो है ओटीटी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, हर महीने पैसा कटता है, ईएमआई कटता है, वो इंपैक्ट होगा। तुरंत अपना बैंक चेंज करो। सैलरी अकाउंट अगर है वो इंपैक्ट होगा। तो यूजर्स को अपना जो बैंक है वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कई लोग जानना चाहते हैं कि पूरा का पूरा पेटीएम क्या बंद होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक का मतलब ये थोड़ी है कि पूरा का पूरा पेटीएम हो गया। पेटीएम जो ऐप है वो चलता रहेगा। यूपीआई जो आप यूज़ करते हो, पैसा ट्रांसफ़र करते हो पेटीएम से, वो
ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, वॉलेट भी चलता रहेगा। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जब इश्यूज आए थे 2024 में, आरबीआई ने साफ कह दिया था कि आपका पेटीएम पेमेंट बैंक सही काम नहीं कर पा रहा है। तो इसको देखते हुए उन्होंने अपना बैंक ही चेंज कर लिया। मतलब पहले ये सब कुछ जो है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक से आपका लिंक था, लेकिन इसकी इशू के बाद जो है उन्होंने ऑलरेडी इसको एक्सिस बैंक से लिंक कर दिया, पूरा अपना जो वॉलेट वगैरह जितनी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो आरबीआई का जो एक्शन है वो एंटिटी स्पेसिफिक है, पूरे इकोसिस्टम के ऊपर असर नहीं डालेगा। और वॉलेट भी कैसे, जैसे वॉलेट बैलेंस आपका पड़ा है, रिचार्ज पेमेंट वगैरह सब कुछ चलेगा। और यूपीआई की जो सर्विसेज हैं वो दूसरे पार्टनर बैंक के साथ, मैंने आपको बताया पहले ही एक्सिस बैंक के साथ इन्होंने कर लिया पार्टनरशिप, तो वो चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। अब लास्ट में क्वेश्चन यही है कि इतना बड़ा डील क्यों है, क्यों इसके बारे में चर्चा हो रही है। सबसे पहला तो आरबीआई एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि भले ही आप फिनटेक इनोवेशन कंपनीज हो, लेकिन उसके बावजूद भी बैंकिंग डिसिप्लिन को आप बाईपास नहीं कर सकते। मतलब आरबीआई इसको बहुत सख्त तरीके से देखता है कि आप कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो। फिर ट्रस्ट और ग्रोथ का भी फैक्टर आ जाता है। मतलब पेटीएम जिस तरह से ग्रो किया है, बहुत से लोग सरप्राइज हुए हैं, बहुत तेजी से ग्रो किया, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर ग्रो का मतलब ये थोड़ी है कि आप सारे नियम कानून सब तोड़ दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर पेटीएम बैंक जो मॉडल का वीकनेस है, पेटीएम पेमेंट बैंक मैंने आपको पहले बताया इनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि कमाए कहाँ से, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही इनके साथ। और सिस्टमिक जो रिस्क प्रिवेंशन है, ये भी आपका आरबीआई जो है वो दिखा रहा है कि देखो हम एक्ट करते हैं चीज़ें बिगड़े उसके पहले ही। मतलब कई बार हुआ है ना ऐसा कि पैसे डूब गए, आरबीआई का निर्देश आता है कि आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि आरबीआई ने एक्चुअली किया क्या, क्यों कैंसिल हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में 2 स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट होगा, और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा अगर आप स्किल कोर्स लेना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक्स, जनरेटिव एआई, तो ये कोर्स डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करेगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर फॉर्म फिल करिए और उसमें डिस्काउंट कोड लगा लेना, अंकित लाइव। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फ़ोन नंबर पर कॉल कर लेना। दोस्तों पिछले 2 महीनों में 100 से ज्यादा लोग अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह क्लियर प्रूफ है कि सही गाइडेंस मिल जाए तो सिलेक्शन जरूर होता है। और यहाँ नाम आता है स्टडी IQ स्किल कोर्सेज पावर्ड बाय कैरियर 24/7 का। हम स्पेशली उन जॉब्स पर फोकस करते हैं जिनकी डिमांड आज के टाइम पर बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप किसी भी न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आज के टाइम में जॉब कौन सी जगह पर है। डिजिटल डेटा, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ज्यादातर जॉब्स यहीं आ रही हैं। स्टडी IQ इन्हीं फील्ड्स के लिए ऐसे कोर्सेज देता है जो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड होते हैं। चाहे आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लीजिए, डेटा साइंस या बिजनेस एनालिटिक्स का, यहाँ गोल सिंपल है, आपको जॉब रेडी बनाना। अगर आप अपना कोर्स ऑनेस्टली कंप्लीट करते हो, प्रॉपर अटेंडेंस रखते हो, तो स्टडी IQ स्किल्स पावर्ड बाय कैरियर 24/7 एंश्योर करेगा कि आपको मिनिमम 3 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज तो जरूर मिले। मतलब आपको 3 रियल चांसेस तो बिल्कुल मिले, ताकि आप डायरेक्टली कंपनीज के सामने अपने स्किल शो कर सकें। और यही चीज आपके सिलेक्शन चांसेस को काफी बढ़ा देती है। इन कोर्सेज में आपको IBM बैक्ड सर्टिफिकेशन तो मिलता ही है, जो आपकी प्रोफाइल को और स्ट्रांग बना देता है। साथ ही हम यह भी कोशिश करते हैं कि आपको अपनी पहली जॉब मिल जाए और आपका करियर स्टार्ट हो जाए। इसके बाद तो आप जानते ही हैं, एक बार जॉब एक्सपीरियंस किसी को मिल जाए तो उसके बाद करियर में प्रोग्रेस होती ही रहती है। और यहाँ आपको स्टार्ट करना भी सिंपल है, बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। जो डिटेल यहाँ दिख रही है इसमें अपना नाम, ईमेल ID, नंबर फिल करिए और डिस्काउंट कोड यूज करिए अंकित लाइव, ANKITLIVE। इसके बाद स्टडी IQ की टीम आपको कॉल करेगी, आपको गोल समझाएगी और सजेस्ट करेगी कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। अगर आप अपनी फर्स्ट जॉब के लिए सीरियस हो तो अब वेट मत करिए, आपकी अपनी कैरियर जर्नी को स्टार्ट करिए। हम इंश्योर करते हैं कि आपको स्टडी IQ न्यू एज जॉब के लिए बिल्कुल तैयार कर देगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।